हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। जो ध्येय आईएएस का जो नया वाला प्रैक्टिस सेट आया है उसकी पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत डिटेलिंग से उसको कवर कराया जाएगा। और जो पिछला एग्जाम शेड्यूल था मार्च में उसकी प्रैक्टिस सेट कराई थी, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि चीजें कैसे कराई जाती हैं। चारों ऑप्शन को कवर कराया जाता है, बैकग्राउंड कवर कराया जाता है और फुल डिटेलिंग के साथ किया जाता है, बिना किसी की फालतू की बात किए हुए। तो दोस्तों अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीते। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1500, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब देखने यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही नीले पानी की नीति अपनाई थी, हिंदी में कहा जाता है नीले पानी की नीति। और सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है 1505 से 1509 के बीच में, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है 1509 से 1515 के बीच में अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा तो जीता है, लेकिन गोवा को राजधानी कौन बनाता? तो राजधानी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं आएगा, राजधानी में आ जाएगा दोस्तों नीनो डी कुन्हा आ जाता है, ठीक है। नीनो डी कुन्हा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था 1510 ईस्वी में बीजापुर को जीता है और इसमें जो है सती प्रथा पर बैन भी कराया था, ठीक है। सती प्रथा को बैन कराने में मराठा भी आ जाते हैं, अकबर भी आ जाता है, औरंगजेब भी आ जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक अंततः आ जाते हैं, ठीक। ये तो इसका आंसर ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जाट विद्रोह के संबंध में बताना है। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में की थी। यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या पूछा सही नहीं है, तो जहां पर ऐसे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर की नींव रखी थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भरतपुर राज्य की नींव रखी थी वो चूड़ामन ने रखी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। किसने रखी थी? चूड़ामन ने रखी थी। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी, सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत पूछा है तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना है। तो 1857 की क्रांति का जो चश्मदीद गवाह थे, जो आंखों देखा हाल सुनाए थे, वो मिर्जा गालिब थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। जैसे महाभारत का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। वैसे ही 1857 की क्रांति का जो आंखों से देखे थे, जिन्होंने उसके दंश को झेला था आंखों से देखकर, वो थे मिर्जा गालिब दोस्तों, ठीक। चौथा है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है, ठीक। इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। 1814 में इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये चीज ध्यान देनी है। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, तो नेपाल में इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था, ये गलत है, इन्होंने इसको स्वीकार किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दूसरा गलत है और चौथा गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो यहां पर एक चीज हमको ध्यान देनी, 1814 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना ना करके 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में करते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना। और 1817 में हम लोग पहले भी जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे उसमें आ चुका था, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं 1817 में, ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलकर के।
उसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। यहां पर वेदांत सोसाइटी है और 1825 में वेदांत कॉलेज है, ध्यान देना, ठीक है। और फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता है तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए। पांचवा है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहां खोला गया था? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया था, ठीक है। सिक्स्थ है, मिलान करना है कांग्रेस के अधिवेशन से और कार्यक्रम के पारित होने से, ठीक है। लाहौर 1929 हम लोग देखते हैं, लाहौर 1929 में क्या था? पूर्ण स्वराज की स्थापना की बात की गई थी। तो पहले का 4 हो जाएगा, तो ये बी और सी में से कोई सही होगा, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, कराची 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो दूसरे का 3 हो गया, तो इस हिसाब से बी आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे जब एग्जाम में करेंगे, यहां पे पूरा सॉल्व करेंगे। फैजपुर 1937 में मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम के बारे में बात की गई थी और रामगढ़ 1940 जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी, उसमें राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी, ठीक है। फैजपुर 1937 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग इन्होंने की थी उसके बारे में बताना कौन सा कथन गलत है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने 11 सूत्री मांग पेश की थी, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था, गलत है। न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट का है, इन्होंने तो यंग इंडिया लिखा था, है कि नहीं? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो दूसरा पूछा, ये सही हो सकता है, ये और ये, मतलब डी कट गया, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट सही है तो पहला नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी, गलत है। 50% कटौती की मांग की थी, तो ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। तो मतलब सी स्टेटमेंट इसका, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखी थी अपनी, कौन सी महत्वपूर्ण मांग थी? गांधी जी की पहली मांग भूमि राजस्व कर को 50% में कमी की जाए, ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी मांग नमक कर को खत्म करने की बात की थी, भूमि कर को 50% कम और नमक कर को खत्म करने की बात की थी, ठीक है। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण की बात की थी, मतलब तटीय संचार के लिए आरक्षण की बात की। रुपया और स्टर्लिंग विनिमय के अनुपात को कम करने की बात की थी, रुपए और स्टर्लिंग का जो अनुपात था उसको कम करने की बात की। सरकार देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे, ऐसी बात की गई थी। सैनिक खर्च पर 50% की कमी की बात की गई थी। सिविल सेवा प्रशासन में भी 50% कमी करने की बात की गई थी। मतलब भूमि कर, सैनिक खर्च और सिविल प्रशासन में 50-50% की बात की गई थी। नमक कर को खत्म करने की बात की गई थी, ठीक है। रुपए के अनुपात, रुपया स्टर्लिंग के अनुपात को कम करने की बात की गई थी, ठीक है। मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक लगाने की बात की गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, ऐसी भी बात की थी। लोग कहते हैं कि भगत सिंह को क्यों नहीं इन्होंने छुड़वाने की बात की थी, लेकिन की थी यहाँ पर, ठीक है। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की थी। सीआईडी में परिवर्तन हो और अंतिम मांग में आर्म्स एक्ट में परिवर्तन करने की बात की गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक। आठवां है, कथन कारण वाला है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 24 मार्च 1942 को घोषणा की थी, क्योंकि विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला था। यह भी स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। और थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत में 1942 को भेजने की बात की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी, ठीक है। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव किया था। मतलब भारत को डोमिनियन राज्य और संविधान निर्माण सभा के निर्माण की बात भी की थी। और मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना स्वीकार करने की भी बात की थी। मतलब भारतीय जो संघ बनाया जाएगा उसको मुस्लिम लीग चाहे तो माने चाहे तो ना माने, मतलब अलग भी रह सकती है। मतलब फूट डालो और राज करो यहां भी चल रहा था, ठीक है। और राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने की बात की थी। मतलब ना तो मुसलमान शामिल हो सकते हैं ना ही राजा शामिल हो सकते हैं। मतलब भारत के हजारों टुकड़े की बात की थी, ठीक है। ये सब चीजें कही गई हैं। अब इसमें इसके प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सीधा सीधा इनकार कर दिया था। और इसके संबंध में ये भविष्य का वादा है, करार है की बात की गई थी। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा
और नेहरू जी ने क्या कहा था, डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक, ठीक है, ऐसा कहा गया। और मार्च में ही आया था और अप्रैल को ही इसको वापस ले लिया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब 9th क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी गलत है। तो सही पूछा है, ना तो एक ना तो दो सही होगा। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति दोस्तों सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई है, और ये सोहन नदी घाटी दोस्तों पंजाब के पास है, ठीक है। और ये जो हैंड एक्स संस्कृत है ये मद्रास के समीप अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई, ये भी स्टेटमेंट इसका वाला ये कर दिया है और इसका वाला ये कर दिया। तो नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी, ये सही बात है। यह सोने की बनी होती थी, तो ये गलत बात है, सोने की नहीं बनी होती थी। सोने के जो सिक्के होते थे उनको सुवर्ण कहा जाता था या निष्क कहा जाता था, ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। 11वां है, कलिंग के चेदिवंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बताना, ठीक। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। कलिंग का जो चेदिवंशी राजा शासक खारवेल था, इसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख चर्चित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसी में बताया गया था कि नहरों के बारे में प्रथम उल्लेख की बात की गई थी और नहरों का निर्माण महापद्म नंद ने करवाया था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को दान देने की बात की गई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख और राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षण से संबंधित है, तो बौद्ध भिक्षु नहीं होगा और यही स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया, ये भी मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन आंसर ये नहीं सही होगा, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 12th है, इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्ता व्यवस्था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इक्ता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है, स्टेटमेंट सही है ये। भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को श्रेय है, इल्तुतमिश ने इसको व्यवस्थित रूप से चालू करवाया था, प्रारंभ इसको मोहम्मद गोरी ने कर दिया था, ठीक है, ये ध्यान देना है। भारत में इक्ता व्यवस्था का व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, ये सही स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब देखिए, फिरोज तुगलक ने इक्ताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 13वां है, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान है बताना है। नन्या का योगदान है, तिकन्ना का योगदान है, एर्रा प्रगदा का योगदान है, तो 1 2 3 हो जाएगा। वीरभद्र का योगदान नहीं है दोस्तों, वीरभद्र ने कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 14th है, बीरबल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है, पूरा ढंग से पढ़ना है, पता चला सही पढ़ के आगे बढ़ गए, ठीक है, और गलत करके आंसर चले गए, ठीक, ये देखना है। अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी, सही बात है, अकबर ने इन्हें बीरबल भी कहा, कविराज भी कहा और राजा भी कहा, क्योंकि इनका नाम ही पहले था महेश दास दोस्तों, ठीक है। अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया, ये गलत बात है, अकबर ने इन्हें दोस्तों 2000 का मनसब दिया था, ठीक है। अच्छा, तो सही नहीं है, तो यही स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कलिंजर की जागीर प्रदान की थी, ये सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो गलत कौन सा है, बी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। 15वां है, निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन मतलब पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी नहीं, ताजमहल आगरा अमूमन लोग मार सकते हैं आंसर, लेकिन नहीं, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 15वें का आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 16वां है, कथन कारण वाला है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूरा ढंग से पढ़ना है। ठीक, पहला है इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़ा गया, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए। अभी देखते हैं 3 नए निदेशक तत्व कौन कौन से जोड़े गए हैं। एक 39F है, एक 39A है, एक 43A है, एक 48A है। ठीक है, ये चीज देखते हैं। ठीक है, अभी इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से 5 विषयों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों इसमें इन्होंने इसका आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। अब यहां पर 4 नए निदेशक तत्व ये जोड़े गए हैं। ठीक है, और संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया था। 5 विषय कौन कौन से थे, जैसे शिक्षा था, वन था, वन्य जीव और पर्यावरण था, न्याय प्रशासन था और बाट एवं माप था। ठीक है, ये 5 विषय जोड़े गए थे। ध्यान देना है 7 विषय नहीं जोड़े गए थे, लेकिन इन्होंने इसका आंसर दिया है सी, केवल दिया है। ठीक है, मतलब बी स्टेटमेंट को सही माना, इन्होंने इसका आंसर सी दिया है। लेकिन इस अनुसार इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि 3 नहीं 4 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। ठीक है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक, और हो सकता है इन्होंने इस संदर्भ में लिया हो 3, क्योंकि 39F अनुच्छेद 39 का भाग है। ठीक है, और ये जो 39 कैपिटल है ये एक पृथक अनुच्छेद है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो सकता है इस संदर्भ में इन्होंने इसका आंसर लिया हो। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा क्या विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जर्मनी के संविधान से नहीं ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से आपात लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। और अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, कनाडा के संविधान से। ठीक, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये गलत बात है। नहीं सॉरी, ये सही स्टेटमेंट है। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, ज्यादातर जब उच्चतम न्यायालय की बात आती है, एकीकृत न्यायपालिका है कि नहीं, न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ये सारी प्रक्रियाएं अमेरिका के संविधान से ली गई। लेकिन जब परामर्शी न्याय निर्णय ना, जो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श लेता है, तो जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो इसका आंसर केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं और उच्चतम न्यायालय के सामने परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देनी है। 19th है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये समता है। ठीक है, क्षमता नहीं, समानता है। ठीक है, की बात कही गई है। निम्न में से विधियों के समान संरक्षण के संबंध में कौन सा विचार सही है बताना है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण के बारे में बताना है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सत्य स्टेटमेंट है। और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये चीज हो गई। यह सकारात्मक प्रकृति पर आधारित है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और नकारात्मक प्रवृत्ति पर आधारित विधि के समक्ष समता की बात की जो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 20वां है, बजट पारित करने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है, कौन कौन, मतलब उनके क्रम बताने हैं। तो आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, बजट का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण ही होगा, देखिए सब में 3-3 है, विनियोग विधेयक पारित करना और अनुदान की मांग पर मतदान करना। मतलब अनुदान की मांग अनुच्छेद 113 में है और विनियोग विधेयक पारित करना 114 में है। मतलब पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, है कि नहीं। अब देख रहे थे 5 पहले कहाँ है, 4 कहाँ बाद में, 5-4 यहाँ पर है, ये नहीं होगा क्योंकि 4 पहले है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 पहले, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 पहले। तो ऐसे ही आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अच्छे से। और वित्त विधेयक को पारित करना सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो छठा सबसे आखिरी में हो गया, सबसे आखिरी वाला दिया ही था। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उस पर होता है आम बहस, फिर उसके बाद आम बहस होता है। जब आम बहस हो जाता है ना, फिर उसके बाद विभागीय समितियों पर जांच होती है, जांच के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अनुदान की मांग पर मतदान करना, फिर 5 आ जाता है, फिर
विनियोग विधेयक आ जाता है, विनियोग विधेयक पारित करना, फिर आ जाता है 6, ठीक है, ये चीज जानिए। और ये सब पूरा एक एक क्रम से जब पॉलिटी की क्लास ले रहे थे उसमें समझाएं पूरा विधेयक पास करने के चरण, सेम यही चीज है वहां पर भी दोस्तों, जाके ठीक है, जाके देखिएगा। पॉलिटी अगर आप वहां से कर लेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसको कराया ही इसी तरीके से गया। हर चैप्टर के लगभग लगभग एवरेज मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चंस भी कराए गए हैं थ्योरी के साथ, 50 वन लाइनर, 50 अगर एमसीक्यूज करते हैं तो एवरेज मान के चलते हैं हम लोग, हर चैप्टर से टोटल मिलाकर के 60 65 70 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर इतना क्वेश्चन आप सारे चैप्टर से कर लेंगे, क्वेश्चन कहीं नहीं गलत होगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों के पास अब समय कम बचा है तो क्वेश्चन आंसर्स का हम जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का जो वीडियो, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाके जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास लेकर के आखिरी तक, जब तक अभी तक क्लास चली है, एग्जाम के पहले तक सब पॉलिटी खत्म हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 21वां है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। वो भारत का जन्मा नागरिक हो ये नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक कैसे भी हो। भारत का नागरिक 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। कौन से? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और विलय के आधार पर। 5 में से किसी भी आधार पर नागरिक हो तो उसको भारत के संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार वाला दोस्तों अमेरिका में है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक नहीं होगा, तो 2 और 4 इसका सही मार के निकल देंगे आगे, ठीक। वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, तो ये सही है। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, गलत है। कितनी बार हमने अपने पॉलिटिक्स क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का वर्णन कहाँ किया गया है और कितना है, तो इसका आंसर क्या है? कहीं नहीं किया गया है और न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसमें 35 दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया, और ये भी सही स्टेटमेंट है, तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है और कर्नाटक में है। तो मतलब 1 2 4 में हो जाएगा। और कौन कौन से राज्य में है? 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक है और तेलंगाना है दोस्तों, ठीक। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा पढ़ना है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त होता है, सत्य स्टेटमेंट है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। 5वीं लोकसभा के संदर्भ में आपातकाल लागू किया गया था, उसमें कार्यकाल को, लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके बढ़ा दिया गया था, ठीक। ये भी सत्य है लेकिन गलत पूछा है। संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे, क्योंकि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को तो दिया जाता है लेकिन संविधान के अनुसार नहीं दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुसार नहीं दिया जाता है, ठीक, तो ये गलत हो गया और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। परंपरा है ये, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक। तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है। गलत कौन सा पूछा है? तो गलत ऑप्शन सी इसका सही, तो गलत इसका सी ऑप्शन है और सी ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। 24वां क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब कैग के बारे में कह रहा है, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में कैग है, ठीक है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, सही बात है। हम लोग कल पढ़ रहे थे अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना करता है, ठीक है, ये चीज लेना है। ये स्टेटमेंट सही है। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ये गलत बात है। कैग अपनी रिपोर्ट दोस्तों किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है और वहां से फिर जाता है ये लोक लेखा समिति को, और इसीलिए वह संसद के लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक होता है, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो 1 2 4 1 2 का 4 सही हो जाएगा, ठीक।
25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक सांविधिक निकाय है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 के तहत इनका गठन किया गया था और 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, अभी बता चुके हैं, ये भी सही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। चंडीगढ़ दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, तो ये गलत है, यही स्टेटमेंट हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी कराया है दोस्तों, ठीक है। डी है, क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हितों के मामलों पर चर्चा और सिफारिश करना है, ये सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। 26वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक समतल है, अधिक चौड़ा है, पठार टाइप का है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है, सत्य स्टेटमेंट है। अब जैसे हम लोग दक्षिण में देखते होंगे दोदा बेटा है, दक्षिण में देखते होंगे नीलगिरी पर है, नीलगिरी पर दोदा बेटा है, और उससे भी नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नाई मुड़ी है, अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत मतलब जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर की है, ठीक है, और दोदा बेटा करीब 2635 से 2665 के करीब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और महाराष्ट्र में जैसे महाबलेश्वर की चोटी हो गई है, और उसके बाद कर्नाटक में कुद्रेमुख की चोटी हो गई है, तो ऐसे ऐसे क्रम आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें केवल सही है, ठीक है। 27वां है, निम्नलिखित राज्य के समूह में कौन एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है, तो गुजरात बनाता है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश भी बनाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, ठीक, तेलंगाना बनाता है दोस्तों, तेलंगाना बनाता है, इसमें भी है तेलंगाना, इसमें भी है तेलंगाना, कर्नाटक बनाता है दोस्तों, कर्नाटक बनाता है, कर्नाटक इसमें भी है, कर्नाटक इसमें भी है, और कर्नाटक इसमें भी है, ठीक है। गोवा भी बनाता है, तो गोवा इसमें है, गोवा इसमें भी है, और गोवा इसमें भी है। अब देखते हैं क्या झारखंड बनाता है? झारखंड नहीं बनाता है, ठीक है, ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें तो मध्य प्रदेश बनाता है, क्या छत्तीसगढ़ बनाता है? छत्तीसगढ़ बनाता है दोस्तों, तो डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ मिसिंग है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए महाराष्ट्र है, ये गुजरात बना दिया, गोवा बना दिया, कर्नाटक बना दिया, तेलंगाना बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड यहां था दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। 28वां है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। लिंबू जनजाति, और ये जनजातियां किन किन राज्यों में है? लिंबू जनजाति, कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग हम लोग देखते होंगे, कार्बी आंगलोंग जिला कहां पर है? असम में है, तो कार्बी आंगलोंग असम में है, तो ये हिमाचल में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दो सही सुमेलित नहीं है, दो जहां भी काट दीजिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डोंगरिया कोंड जनजाति अभी चर्चा में, हमने शॉर्ट भी अपलोड किया था, उड़ीसा में है, ठीक है। कट्टू नायकन केरल में है, नायक से हम लोग कह सकते हैं, नायर से हम लोग रिलेट करके केरल लगा सकते हैं, और लिंबू सिक्किम में है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे ये असम है, ठीक है, असम में हम लोग देख लेते हैं अभी कार्बी आंगलोंग जिला, ठीक है, ये देखिए पूर्वी कार्बी आंगलोंग और ये पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग जनजातियां भी हैं, ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग जनजातियां असम में रहती हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 29वां है, जीवमंडल निचय, जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जीवमंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम में के तहत मान्यता प्राप्त सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। भारत के 12 जैवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों सही है दोस्तों, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, आपको 12 के 12 जैवमंडल निचय जो विश्व नेटवर्क पर शामिल हैं याद हो जाएंगे। कुल 18 जैवमंडल हैं, लेकिन उसमें 12 जैवमंडल जो हैं वो विश्व नेटवर्क पर शामिल है, याद हो जाएगा। 4 यहां पर है, अभी देखिएगा 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, और 4 यहां पर है, बस ग्रुप बन गया 4-4 का। अब देखिए यहां पर एक नीलगिरी है, अगस्त मलाई है, मन्नार की खाड़ी है, और अंडमान निकोबार, 4 ये याद हो गए। और ऊपर देखिए सिमलीपाल, सुंदरबन, और नोकरेक, और कंचनजंगा, मतलब सिमली भी है, सुंदर भी है। जब सिमली है
कंचन है और उनकी नाक इतनी नुकीली है तो सुंदर लगेंगी, है कि नहीं। सिमली भी है, कंचन भी है, कंचन की सिमली और कंचन की नाक नुकीली है, नोकरेक हो गया और सुंदरबन हो गया। तो ये चार इस तरीके से हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये चार हो गया हम लोगों का। अब देखिए ये चार याद करना, इधर से इधर एक चार है, ये नंदा देवी हो जाएगा, यहाँ पन्ना है, यहाँ पंचमढ़ी है और यहाँ अमरकंटक है, अचानक मार है या अचान कमार है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो एक चार ऐसे, एक चार ऐसे और एक चार थोड़ा सा ऐसे। सिमली कंचन सुंदर है क्योंकि नाक उनकी नुकीली है। कितना आसान हो गया, है कि नहीं, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तीसरा है झीलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूरा ढंग से पढ़ना है, ठीक। बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सही है, लेकिन गलत पूछा है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सही है, लेकिन गलत पूछा है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी सही है, लेकिन गलत पूछा है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है, और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैप लेके बैठिए, जहां आए तुरंत मैप देखिए, ठीक है। मैप एक दो दिन में नहीं तैयार होता या एक दो महीने में नहीं तैयार होता, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी मैप आएगा, ऐसा नहीं है। मैप की कोई भी चीज कहीं भी मिले तुरंत जाके देखिए, ठीक। 31वां है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। दुर्गापुर जर्मनी, गलत है। 1959 में इसको है तो ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सही नहीं पूछा तो यही स्टेटमेंट इसका सही नहीं होगा, ठीक है। इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ये भारत का अगर नक्शा बना देते हम लोग, ठीक, ये हो गया ऐसे। अब देखिए ये होगा दुर्गापुर लौह अयस्क, यहाँ पश्चिम बंगाल यहीं पर है। अब छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है तो यहीं से इसको लोहा प्राप्त होता है। उड़ीसा यहाँ पर है ऐसे, फिर यहाँ से भी इसको लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। इस संयंत्र को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। झरिया झारखंड में है और रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, प्राप्त होता है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, यहीं पर दामोदर नदी ऐसे बहती है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के बीच से, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, ए स्टेटमेंट गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 32वां है विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से किन देशों से होकर गुजरती है, तो कांगो से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है। 1 2 का 4 माई नेम इज लखन से गुजरती है, तंजानिया से नहीं गुजरती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको मैप में। विषुवत रेखा ये यहाँ पर साओ तोमे प्रिंसेप है, उससे भी गुजरती है। यहाँ पर कांगो गणराज्य है, कांगो, कांगो से भी गुजरती है। यहाँ पर कांगो गणतंत्र है, कांगो गणतंत्र यहाँ से भी गुजरती है। और यहाँ पर युगांडा है और यहाँ पर केन्या और सोमालिया है, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पर केन्या और यहाँ पर सोमालिया है, ठीक। तो किन किन राज्यों से गुजर गई, साओ तोमे प्रिंसेप और यहीं पर एक गैबोन है, गैबोन से भी गुजरती है, ठीक है। साओ तोमे प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरती है, ठीक है। इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उन्हें आंतरिक पत्तन कहते हैं। आंतरिक पत्तन का उदाहरण जैसे अपना कोलकाता बंदरगाह है, मैनचेस्टर बंदरगाह है, ठीक है, ब्रिटेन का, वो हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक बंदरगाह। 34वां है निम्न कथनों पर विचार करना है। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से, सही बात है, जर्मनी में है। कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सही इसके हो जाएंगे। 35वां है निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। एटना इटली में है, विसुवियस, एटना और विसुवियस ये जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान देना है। और एकांकागुआ एकांत में पड़े हैं, मरे हुए हैं, तो ये मृत ज्वालामुखी हो जाएंगे। और किलिमंजारो को ऐसे ही किल कर दिया गया तो मरे हुए ये भी हैं, तो 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। ये है जैसे इटली, इटली में ये एटना है, ठीक है, ये ध्यान देना है, एटना इटली का हो गया। और ये है विसुवियस, ठीक है, विसुवियस में ऐसे विष है, विष, विष किसमें होता है, सांप में होता है, तो फुफकारता रहता है, विष मारता रहता है। तो जब विष मारता रहेगा तो मृत थोड़ी ना है, वो सांप खुद ही जिंदा है, तो जागृत ज्वालामुखी हो गया। एटना इटली में है, जागृत है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है ओजस डेल सलाडो, ये कोटापैक्सी है, ये चिम्बा राजो है, ठीक है। और कोटापैक्सी और चिम्बा राजो
कोटा पैक्सी, कोटा सब लोग जाते रहते पढ़ने, सब लोग कोटे जाते रहते हैं पढ़ने, ये जागृत ज्वालामुखी है। और चिंबा राजो चिंबा गए हैं, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाते हैं, ठीक है। और ये रहा एकांका गुहा, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देना है। 36वां है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड से इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, सही स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई थी, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मां कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया था, यह गलत है, 5 अगस्त 2016 को किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माता को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना, यह सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 38वां है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है। अब देखिए 73, 64, 37, 71 है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39वां है ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन चुने। तो ब्लू चिप कंपनियां कौन सी होती हैं? तो ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है ना जो काफी समय से काम कर रही होती हैं और अपने क्षेत्र में शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल होती हैं, उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 40वां है हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है? तो आइसलैंड ने बनाई है दोस्तों, ठीक है। 41 है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो वर्ल्ड बैंक समूह का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी, सही स्टेटमेंट है। निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा आंतरिक पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों सही हो जाएंगे। मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम निजी उद्योगों के लिए पैसे का आवंटन करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जो आईडीए होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो होता है, ये भी वर्ल्ड बैंक समूह का, ये गरीब देशों को देता है, ठीक है, ध्यान देना है। 42वां एक कथन कारण वाला है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब बर्फ पिघलता है बर्फ ठंडा होता है तो पानी में जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है। पानी कैसे ठंडा हो जाता है? क्योंकि पानी में उष्मा है और पानी में गुप्त उष्मा है, छुपी हुई उष्मा है। जब पानी में गुप्त उष्मा है तो उष्मा जब वो रिलीज करता है, जब पानी में गुप्त उष्मा है बर्फ से जब टकराव हुआ तो जब पानी से उष्मा का बर्फ से टकराव होता है तो बर्फ का जो ठंडाई है, ठंडकपन है, वो ठंडकपन से उसका ताप बढ़ता है। ठंडकपन है, उष्मा से उसका ताप बढ़ता है और जब ताप बढ़ता है तो बर्फ पिघलता है और जब बर्फ पिघलता है तो पानी के ताप में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि पानी की जो गुप्त उष्मा है वो अलग हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। पानी के गुप्त उष्मा के निकलने से बर्फ पिघल रहा है और पानी ठंडा हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी। 43 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, यही गलत हो गया। पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, ठीक। 44वां है तंत्रिका तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती, सत्य स्टेटमेंट है। मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती, गलत है, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज सही होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट केवल सही। 45वां है निम्न में से कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे जब शोषण करते हैं उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन आवश्यक है नहीं उनके लिए। उनके लिए क्या लेना आवश्यक है? जल को लेना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश को लेना आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीज है, एक जहां जहां है काट दीजिए और 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 46वां है मिलान करना है त्वचा कैंसर किससे होता है और ध्वनि प्रदूषण। देखिए त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण प्रकाश हो सकता है, लेकिन अभी पूरा देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण तो हम लोगों को पता होगा डेसिबल से होता है, तो दूसरे का 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 कट गया। वैश्विक तापन किससे बढ़ता है? हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सी का 4 हो जाएगा।
तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहीं से इसका आंसर सी निकल आता है दोस्तों। ठीक है, ओजोन छिद्र हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, और त्वचा कैंसर दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ठीक है, 47वां, हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरा है, इसका प्रक्षेपण GSLV F14 के प्रक्षेपण यान से किया गया था। ये भी किया गया, ये भी सही है। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, यह भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, और इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा, यह भी सत्य है। तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 48वां है, कथन कारण वाला है, तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़ कर गोल आकार धारण कर लेती है। आप लोगों को पता होगा, सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि तेल तथा जल के बीच आसंजक बल, दो विभिन्न पदार्थों में आसंजक बल लगता है। ठीक, जल के ससंजक बल से कम होता है, दो समान पदार्थों में ससंजक बल लगता है। ये स्टेटमेंट यहां तक सही है, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है, ये भी सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ए सही हो जाएगा, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 49वां है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पानी में डूबा हुआ बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सत्य स्टेटमेंट है। पानी का अपवर्तनांक वायु से कम नहीं होता है दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले की लेंस की प्रकृति बदल जाती है, इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक कम होता है वायु से, इसलिए बदलती है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। ठीक, 50वां है, ग्राफीन पदार्थ के संबंध के बारे में बात करनी है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। सत्य स्टेटमेंट है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप है तथा यह लगभग पारदर्शी होता है, यह भी सही है। यह एक त्रिआयामी पदार्थ है, यह गलत हो जाएगा, यह द्विआयामी पदार्थ है, 2D फिगर है। ठीक है, ध्यान देना है। तो यह गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक है, सुचालक है दोस्तों। ठीक, 51वां है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी वहीं पर है इसीलिए, और सबसे ज्यादा प्रयागराज में है, तो प्रयागराज आखिरी में आएगा नहीं, ये कट हो गए, ये भी कट हो गए। प्रयागराज के बाद दोस्तों मुरादाबाद में है, ना कि लखनऊ में, तो ये भी कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है, और फिर कानपुर नगर में पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 52वां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ है दोस्तों, 1019 है वहां पर। ठीक, 53वां है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। सही स्टेटमेंट है, नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है, और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात दोस्तों 906 है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है, गलत है, न्यूनतम है गाजियाबाद। ठीक है, तो इसका कौन सा है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। और ये देखो, इसमें भी देखिए, यहाँ पर केवल 2 दे दिया, ये नहीं पहला मार्क कर दो, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54वां है, जन कथनों पर विचार करना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है, ये गलत स्टेटमेंट है, 907 था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है, ये सही स्टेटमेंट है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध हार गए उपदेश दे दे के, सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिया है, और श्रावस्ती में ही के ही लोग नगरीय नहीं हो पाए दोस्तों। ऐसा याद करने के लिए ही केवल बताते हैं, श्रावस्ती और उधर के लोग बुरा ना माने। ठीक है, 56वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, सही स्टेटमेंट है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज दोस्तों। ठीक है, 16 महाजनपद याद रखना है। ठीक, अब उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिचित्र थी, ये भी सही स्टेटमेंट है, और दोनों सही स्टेटमेंट है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही
हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 57वां है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, गण राज्य और वर्तमान देश। राम ग्राम के कोलिप, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु बुद्ध जी से आ गया, तो बुद्ध जी से तो सिद्धार्थ नगर आ सकता है, तो सी का 4 देख लेते हैं कहीं। लो मिल गया एक ही आंसर, किस्मत सही रहेगी तो ऐसे आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया, लेकिन मिला लेते हैं। रामग्राम के कोलिप दोस्तों गोरखपुर जनपद से संबंधित हैं। पावा के मल्ल फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित हैं। कपिल वस्तु के शाक्य सिद्धार्थ नगर से हैं। और केस पुत्र के कलाम दोस्तों गंगा यमुना दोआ से संबंधित हैं। ठीक है, 58वां है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या तो है दोस्तों, अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे पेपर में। ठीक है, क्योंकि अभी अयोध्या का उद्घाटन भी हुआ राम मंदिर का। ठीक, अयोध्या है, मथुरा से जैन धर्म की मूर्तियां मिलती हैं, ये भी है, महोबा भी है, काशी भी है, श्रावस्ती भी है, रोनाही है, उपयुक्त सभी है। अयोध्या ऐसा स्थल है जहां पर 5 जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो जन्म लेते हैं। कौन कौन से हैं? ऋषभ देव हैं, उसके बाद अजित नाथ हैं, ठीक है ध्यान देना है, उसके बाद अभिनंदन नाथ हैं, अभिनंदन नाथ हो गए, फिर सुमित नाथ हैं, ठीक है, फिर सुमित नाथ हैं, फिर अनंत नाथ हैं, ठीक है अनंत नाथ। ये 5 नाम है, आपको ध्यान में रखना। 59 है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने डायनोसिस और हेराक्लिस किसे कहा? हेराक्लिस हम लोग पढ़े होंगे, कृष्ण जी का नाम है, तो कृष्ण जी का नाम है, और डायनोसिस दोस्तों शिव जी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, स्थल और साक्ष्य। मादहा, कोल्डीवा, सराय नाहर राय और लहुरा देव। मादहा से दोस्तों युगल समाधियां मिली हैं दोस्तों, ठीक है, और कोल्डीवा से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो पहले का 2 दूसरे का 1 कहीं है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सराय नाहर राय से झोपड़ियों के फर्श मिले हैं, और लहुरा देव से कच्ची ईंट के आवास मिलते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 61वां है मिलान करना है इसमें भी, एसडीजी लक्ष्य, लक्ष्य 5, 7, 14, 15। लक्ष्य 5 दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण से, ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लक्ष्य 7 है दोस्तों, अच्छा लक्ष्य 14 में समुद्री संसाधनों का संरक्षण है, तो 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी, ठीक, तो दूसरा पहला स्टेटमेंट इसका सही हो गया इस हिसाब से। ठीक है, और लक्ष्य 15 का क्या है? मरुस्थलीकरण से सुरक्षा है, और 7वें में क्या है? आधुनिक ऊर्जा या टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक, 62वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर की सूची में शामिल आर्द्र भूमि स्थलों का दस्तावेज। सही बात है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की शुरुआत 1990 में की गई थी, जबकि रामसर सूची स्थलों की शुरुआत 2 फरवरी 1971 से की गई थी। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे स्थल आते हैं जो ऐसी आर्द्र भूमि जो संकटग्रस्त हैं, जो पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण या औद्योगिक विकास के कारण जो संकट के कारण संकटग्रस्त है, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल गलत है, कर्नाटक में नहीं है, कराईवेट्टी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला केवल एक सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 82 है। लेटेस्ट जो 2 जोड़े गए हैं वो बिहार के हैं, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी नागी पक्षी अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। 63वां है कथन कारण बताना है। भारत में सर्वाधिक संख्या में हाथी केरल में है, गलत है, भारत में सर्वाधिक संख्या में हाथी कर्नाटक में है, तो ये हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल हो गए, तो एक गलत है और आर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1991-92 में हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ठीक, 64th है गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन की लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है। सही स्टेटमेंट है। भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में होती है, और 1964 से ये रेड लिस्ट जारी करने लगता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 65th है एलिफेंट रिजर्व और राज्य बताना है हमको। ठीक है, वैतरणी नदी कहाँ है? उड़ीसा में है, तो ये वैतरणी उड़ीसा में हो जाएगा, तो पहले का 4 हो जाएगा, मतलब ए और डी कैंसिल हो गया। लेमरू छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेमरू छत्तीसगढ़ में, तो चौथे का 1 लो दिया ही है। वायनाड हम लोगों को पता है, वायनाड केरल में है, तो डी का तीसरा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और सोनितपुर दोस्तों असम में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 66 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है,
ये गलत हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है दोस्तों, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है, गलत है ये स्टेटमेंट। तो इसका दोनों गलत हो जाएगा। तो सही कथन कौन सा है, ना तो एक ना तो दो हो जाएगा इसका, ठीक है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, ये वोल्गा नदी है, ठीक है। ये वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिर रही है, ठीक। ये वोल्गा नदी है, कैस्पियन सागर में आकर गिर रही है। और जो फ्रांस की राजधानी ना, ये फ्रांस है, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये पेरिस जो है ना, ये सीन नदी के किनारे है, और सीन नदी ना इंग्लिश चैनल में गिरती है जाके, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 67 है, सूची एक सूची दो को मिलान करना है। करीबा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में न्यूज में रहा है। करीबा बांध में जो करीबा झील है वो सूख गई है, इसके बारे में भी शॉर्ट्स अपलोड किए थे। तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, तो पहले का दो हो जाएगा, तो डी स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। और आसवान बांध दोस्तों नील नदी पर है, और ओवन बांध दोस्तों कहां पर है, श्वेत नील नदी पर है। और केंजी बांध दोस्तों नाइजर नदी पर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये है करीबा बांध ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, ये जाम्बिया है, और ये जाम्बेजी नदी बह रही है, और यहीं पर करीबा बांध है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और ये इजिप्ट का ये नील नदी है, ये नीली नील है, नीली नील या ब्लू नील लेक टाना लेक से निकलती है, और व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। और यहीं पर आसवान बांध भी है दोस्तों, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। और ये नाइजर नदी है, नाइजर नदी नाइजीरिया और इधर से नियामे, ये नाइजर इनलैंड, ये नाइजर नदी पूरा बेसिन है दोस्तों, ठीक है। यूरोप की प्रमुख जल संधियों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। डोबर जल संधि, डोबर जल संधि दोस्तों इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में, ये सही है, लेकिन पूछा नहीं है। बोनिफोसियो जल संधि, बोनिफोसियो जल संधि टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में, ये भी सही है। और केरिज जल संधि काला सागर और मारमरा सागर के बीच में नहीं है, काला सागर और अजोब सागर के बीच में। तो गलत है, यही हो गया, और यही पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि दोस्तों ये इंग्लैंड है, और ये फ्रांस है दोस्तों, ठीक है, उसके बीच में हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इटली। इटली में दोस्तों ये है बोनिफोसियो स्टेट, बोनिफोसियो स्टेट, ये है टायरेनियन सागर, और ये पूरा भूमध्य सागर है, इसके बीच में है, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। ये एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी, और ये देखिए एड्रियाटिक सी और आयोनियन सागर के बीच में स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो जल संधि है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आयोनियन सी और टायरेनियन सी के बीच में मेसिना की जल संधि है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और यहां पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अभी बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। ये अजोब सागर है, और ये काला सागर है, और ये केरिच जल संधि है, ठीक है। तो काला सागर हम लोग ऐसे बोल देते हैं बीच बीच में, मतलब गाँव की भाषा में करिया, ये करीवा है ना, ये कारा है, करीवा है। करीवा बहुत किचकिच कर रहा था, मास्टर ने उसको मार दिया। अजी करीवा बहुत किचकिच कर रहा था, मास्टर ने मार दिया, मतलब बस इतना ध्यान देना है। अजी करीवा बहुत किचकिच कर रहा था, बस अभी मार देना आगे आ जाएगा। अजी करीवा बहुत किचकिच कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, किचकिच कर रहा था, ठीक। ये हो गया। अब ये काला सागर है, और ये मारमुरा सागर है, ठीक। जब करीवा किचकिच करेगा, करीवा किचकिच कर रहा है, तो बॉस ने उसको क्या कर दिया, मार दिया, है कि नहीं। तो काला सागर और बॉस्फोरस, काला सागर और मारमुरा सागर के बीच में बॉस्फोरस जल संधि है। करीवा को मार दिया बॉस ने, क्योंकि करीवा किचकिच कर रहा था, है कि नहीं। अजी करीवा किचकिच कर रहा था, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए, अब मारमुरा सागर है और एजियन सागर है, ठीक, ये ध्यान दें, इधर अजो है, इधर एजियन है। तो अब करीवा क्या कह रहा है, करीवा कह रहा है अजी बहुत मार दिया, दर्द हो रहा है कि नहीं। तो करीवा कह रहा है अजी मत मारो, दर्द हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, डार्डेनल्स जल संधि हो गया। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये अजोब सागर है और ये एजियन सागर है। अब करीवा बीच में आ जाता है, करीवा मेन है, करीवा किचकिच करेगा, अजी करीवा किचकिच कर रहा है। तो जब करीवा किचकिच करेगा, तो करीवा किचकिच जब करेगा, तो करीवा को बॉस मार देगा, और जब करीवा मार खा जाएगा, तो कहेगा ये जी बहुत दर्द हो रहा है, ना मारो, है कि नहीं। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखिए, ऐसे हम लोग जब ये वाला तो अजी बहुत दर्द हो रहा है, मास्टर बहुत दर्द हो रहा है मत मारिए, जब हम लोग छोटे रहते थे, जब मास्टर मारते थे, तो यही सब तो कहते थे, अब मास्टर बहुत दर्द हो रहा है मत मारिए, ऐसे ऐसे करते रहते थे, है कि नहीं। तो ये वही से है सब, पूरा एक कहानी हो गई है, ट्रिक हो गया है, जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए अब आप लोग इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओशेनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं, गलत है, 22 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और पपुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे बड़ा है लेकिन नौरू सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल एक इसका सही है दोस्तों, ठीक है। 17वां है, मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है, तो पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर झील पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, ओशेनिया में है, और ये रहा नौरू दोस्तों, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये है नौरू, ठीक। नौरू सबसे छोटा देश है, ठीक है। ये है ग्रेट बियर लेक, ठीक, ग्रेट बियर हो गया, और ये ग्रेट स्लेव झील है, ठीक है, और ये लेक अथाबास्का है, ठीक है, ये हो गया, और ये रेंडियर लेक है, ठीक है, और यहाँ पर विनीपेग झील है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। बसर असर जो बुक करके कुछ याद कर लें, बीएसए कॉलेज होता है, आरडब्ल्यू, ठीक है, जो कुछ भी याद कर लीजिए, ठीक है, ये क्रम है इसका। 71वां है, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों 1904 में होती है, ठीक है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों 1904 में होती है, लेकिन अनुशीलन समिति की स्थापना दो अनुशीलन समिति, एक अनुशीलन समिति प्रथम नाथ मित्र किए थे 1902 या 1903 में, और एक अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में होती है। लेकिन इसमें इस हिसाब से मित्र मेला 1899 में आता है। मित्र मेला का जो गठन होता है 1899 में होता है, और यही 1904 में अभिनव भारत बन जाता है, ठीक है। तो मित्र मेला का 4 हो जाएगा, मतलब सी का 4 हो जाएगा, देखिए ये सी का 4 हो जाएगा। और नौजवान भारत सभा 1926 में है, तो चौथे का 2 हो जाएगा, तो और इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 72वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह और उसका नेतृत्व करता, ठीक। तो सुल्तानपुर, फैजाबाद, संभलपुर, मथुरा है, ठीक है। अब देखिए मथुरा में है, मथुरा में आंदोलन हुआ है, मथुरा कृष्ण जी की नगरी है, मथुरा में उसका नेतृत्व कौन करते हैं, मथुरा में देवी जी करती हैं, ठीक है, मतलब देवी सिंह करते हैं, इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो चौथे का पहला हो गया, तो सी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। और फैजाबाद में आपको पता है मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला करते हैं, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 2 है, इस हिसाब से दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और संभलपुर के सुरेंद्र साई करते हैं, और सुल्तानपुर में शहीद हसन करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च, मतलब दोनों कथनों में बताना कौन सा कथन सही है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, ये सही स्टेटमेंट है। कैबिनेट मिशन का लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था, ये गलत बात है। उसका अस्थायी सरकार नहीं, उसका उद्देश्य संविधान का था, ठीक है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। 74वां है, मिलान करना है, अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हम लोग देखे थे, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था 1878 में, तो पहले का एक हो जाएगा, तो सी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम बताना है, ठीक है। तो समाचार पत्र अधिनियम और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ये दोनों आएंगे 1910 और 1908 में से किसी में। तो जो पहले आया था समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था, और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में आया था, ठीक है। तो बी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आता है, तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में आता है, और पंजीकरण अधिनियम 1867 में आता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 75वां है, विद्रोह का स्थान और दमनकर्ता बताना है। झांसी में कैप्टन ह्यूरोज दमन करते हैं, सत्य है। बरेली में कैंपेबल करते हैं, ये भी सत्य है। जगदीशपुर में विंसेंट आयर करते हैं, ये भी सत्य है। और वाराणसी में कर्नल नील करते हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, मतलब नील इलाहाबाद और बनारस दोनों में करते हैं, लेकिन इन्होंने आंसर सी दिया है। सी जगदीशपुर में विंसेंट आयर करते हैं, लेकिन इन्होंने आंसर सी को गलत माना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। कथन कारण बताना है, महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, सही है, क्योंकि आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था, ये गलत हो जाएगा। स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, केवल और केवल लूटपाट करना था, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। 17वां है, दीवाने मुस्त खराज संबंधित है। मुस्त खराज, खराज में राज आ रहा है लास्ट में ना, राज से हम लोग राजस्व जोड़ लेंगे, तो राजस्व वित्त से संबंधित दान हो जाएगा, ठीक है। और मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लाया गया था, ठीक। 78वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, सही है। तालीकोटा का युद्ध 1665 में नहीं हुआ था, 1565 में हुआ था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, सही है। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में हुआ, ये भी सही स्टेटमेंट है। 79 है, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में मिलान करना है, राज्य और उनके संस्थापक। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। गोलकुंडा में कु आ रहा है ना, तो कु से कुतुब शाह हो जाएगा, तो गोलकुंडा में कुतुब शाह हो जाएगा। तो सी का 2 कहीं है, तो सी का 2 एक ही जगह मिल गया और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने गोलकुंडा को कु से याद किया, कुतुब शाही है। अहमदनगर के निजाम शाही हैं, ठीक है, जो निजाम शाही वंश होता है वो अहमदनगर में होते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, अभी ऊपर हम लोग देख चुके थे, आदिल शाह बीजापुर के शासक थे, जिनके शासनकाल में बीजापुर को 1510 में अलबुकर्क ने छीन लिया था, ठीक, यही है। और अहमदनगर क्या हो जाएगा इसका? अहमदनगर का मलिक अहमद हो जाएंगे, क्योंकि अहमद से आ रहा है अहमदनगर, और जो वंश होगा उनका निजाम शाही वंश होगा, तो ना से निजाम शाही, ठीक है। और गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह हो गया, और बरार से फतेहुल्लाह कुमार शाह हो जाएगा, ठीक। 80वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, सत्य है। इन्हें महमूब ए इलाही कहा जाता था, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह मूल संविधान का हिस्सा है, यही गलत हो गया, सही नहीं है, ठीक है। मूल संविधान का हिस्सा है नहीं, बस सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 का में, सत्य है। सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, ये भी सत्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये भी सत्य है, ठीक है। 82वां है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, क्या कहलाता है? तो हेलोक्लाइन कहलाता है, ठीक है। और थर्मोक्लाइन जहां पर तापमान बढ़ता है, ठीक है, ध्यान देना है। 83वां है, सही सुमेलित है, कौन सा बताना, कौन सा एक सही सुमेलित है? लोएस का पठार चीन में है, सही है। पोटावर पठार पाकिस्तान में, ये भी सही है। शान का पठार म्यांमार में है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 84वां है, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, 263 में किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 85वां है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? इसका आंसर उत्प्रेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 86वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल सही है। B9 फोलिक एसिड सही है। B12 साइनोकोबालामिन सही है। B2 फिलोक्विनोन नहीं है, B2 का राइबोफ्लेविन है, और फिलाक्विनोन विटामिन के का है दोस्तों, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 87वां, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दारुल छफा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। दीवाने को ही कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। और दीवाने इश्तहाक पेंशन विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 88वां है, मिलान करना है, ऋग वैदिक कालीन देवता का संबंध किससे था? इंद्र दोस्तों वर्षा के देवता थे, ठीक है, इंद्र वर्षा के देवता, पहले का 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। उसके बाद पूषण पशुओं के देवता थे, ठीक है, ये हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारुत आंधी तूफान के देवता थे, ठीक है, और दो आकाश के देवता थे, हम लोग पढ़ते ना, ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति। 89 है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? अंग की राजधानी 16 महाजनपदों में से अंग की राजधानी चंपा थी, सही है। कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सही है। कंबोज की राजधानी पैठन नहीं थी दोस्तों, अब पैठन अश्मक था दोस्तों, और कंबोज हाटक की राजधानी, ठीक है। वक्त की कौशाम्बी थी, तो सी ऑप्शन इसका गलत है, और गलत पूछा है तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 90 है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो कौन सी गुफा इसमें शामिल नहीं थी? सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, मारतंड नहीं था दोस्तों, तो मारतंड इसका डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 91 है, कौन सा एक सही है? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया था, सत्य स्टेटमेंट है। समुद्रगुप्त ने धरणीबंध पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था, यह भी सत्य है।
तो दोनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक। 92 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो कुलोतुंग प्रथम थे। ठीक है। 93 है, कौन सा ग्रंथ किसके लेखक? ठीक है। विक्रमांक देवचरित्र, विक्रमांक देवचरित्र दोस्तों लिखते हैं बिल्हड़ दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो पहले का 3 हो जाएगा, तो ये और ये गलत हो जाएगा। रसमाला दोस्तों सोमेश्वर लिखते हैं, तो दूसरे का 4। माध्यमिक सूत्र दोस्तों नागार्जुन लिखते हैं, और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय के अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था? फरहंगे सिकंदरी था दोस्तों। ठीक है। 96 है, सल्तनत काल में लगान का निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो लगान निर्धारण की जो मिश्रित प्रणाली थी उसे मुक्ताई कहा जाता था। ठीक। 97 है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा व सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? तो यह अल्लोक निषद है। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो फैजी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। 99 है, लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लगता है, ये गलत है। आर्द्र हवा के आने पर जंग लगता है, लेकिन शुष्क नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लोहा सही स्टेटमेंट है। जंग लगने के में बना जो पदार्थ होता है वो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये सत्य है। लोहे के जस्तीकृत करके जंग से बचाया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो गलत ही हो जाएगा। 100वां है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर और उनके उद्योग बताना है। ब्रेडफोर्ड दोस्तों लोकोमोटिव नहीं होता है, ब्रेडफोर्ड में दोस्तों ऊनी का काम होता है, ऊनी का, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम में जलपोत निर्माण का काम होता है। ओटावा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेंटियागो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 101वां है, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण बताना है। गुणात्मक उपकरण होता है, मात्रात्मक उपकरण होता है। मात्रात्मक उपकरण में जैसे आरआर हो गया, ट्रिपल आर हो गया, ओएमओ हो गया, एमएसएफ हो गया, एलएएफ हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं मात्रात्मक उपकरण। और गुणात्मक उपकरण में होता है ऋण का सीमांकन हो जाता है, नैतिक दबाव हो जाता है, और डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हो जाता है। तो तीनों इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को किसको हस्तांतरित किया? तो उसके कार्यों को दोस्तों राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित किया था। ठीक है, ध्यान देना है। 103 है, एल्गल ब्लूम से क्या तात्पर्य है? तो एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या होता है? शैवालों का वृद्धि करना, तो जल की सतह पर बने शैवालों की परत से होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 104 है, मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, ना कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस का तो 1940 में अबुल कलाम वाला अधिवेशन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 105 है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर से तात्पर्य होता है जब कोई नई कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर को जारी करती है, तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक। 106 है, कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है? शरदकालीन वर्षा पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शरदकालीन मतलब शीत ऋतु की वर्षा होती है, और पंजाब में उस समय लौटते मानसून के कारण वर्षा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, केरल में नहीं होती है। ठीक, ध्यान देना है। तमिलनाडु उड़ीसा में नहीं होती है, तमिलनाडु में तो होती है। पंजाब और केरल में नहीं होती, पंजाब में तो होती है, केरल में नहीं होती है। तो कौन सा भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो पहला है पंजाब और तमिलनाडु। ठीक। 107वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटेरियो और इरी झील, उपरोक्त में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है? मिशिगन झील नहीं है, मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये ध्यान देना है। तो 2 हटा देंगे, 1, 3, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये लेक सुपीरियर देखिए दोनों की सीमा बना रही है, ये ह्यूरॉन दोनों की सीमा बना रही है, ओंटेरियो दोनों की सीमा, और इरी दोनों की सीमा। ये मिशिगन झील देखिए
पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। 108वां है, भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, वो कहां पर स्थित है? तो विश्रामपुर क्षेत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। 109वां है, भोजन का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है, क्या कहलाता है? परजीवी श्रृंखला कहलाता है, ठीक। 110वां है, मिलान करना है। अब जैसे देखिए, ओमान, कुवैत, जॉर्डन, यमन। यमन अदन, मतलब अदन की खाड़ी कहाँ है? यमन के पास है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो चौथे का 3 हो जाएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। और अकाबा की खाड़ी हम लोग देखते होंगे, अकाबा की खाड़ी जॉर्डन के पास है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 कहीं है, तो सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ये है, ठीक है, ध्यान देना है। और ओमान कहाँ है? ओमान मैत्रा का है, और कुवैत में मीना अल अहमदी बंदरगाह है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 111वां है, प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था दोस्तों, ठीक है। 112वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्यों में कौन प्रथम स्थान था? मतलब स्त्री पुरुष में जो साक्षरता थी उसमें सबसे ज्यादा अंतर कहां था? तो मतलब सबसे ज्यादा असमानताएं कहां थी? तो राजस्थान में थी, ठीक है। 113वां है, कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसको कैरेबियन सागर में उठने वाले तो वह हरिकेन कहते हैं, लेकिन अमेरिका के पास उसको टॉर्नेडो कहते हैं, तो यहां से टॉर्नेडो ले लिया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन सागर में, ठीक है, और बैगियो फिलीपींस में, ठीक। 114वां है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज तथा बांदा जिले से संबंधित था? तो चंपा, कोसल, अवंती, वत्स। वत्स कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, और कौशाम्बी प्रयागराज के बगल में, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 115वां है, निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी और बेंगलुरु। तो इनका उत्तर से लेकर के दक्षिण का क्रम मिलाना है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम मिलाने में सबसे पहले दोस्तों विशाखापट्टनम आएगा, ऐसे अगर भारत का नक्शा है, ठीक, तो विशाखापट्टनम यहां पर है, ठीक है। फिर दोस्तों आ जाएगा हैदराबाद, लगभग हैदराबाद दोस्तों यहां पर है। फिर आ जाएगा दोस्तों पणजी, आ जाएगा गोवा, पणजी यहां पर है। फिर आ जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, आ जाएगा यहां पर है बेंगलुरु, ठीक है। ये है विशाखापट्टनम, ये है दोस्तों गोवा, ये है हैदराबाद, और ये है बेंगलुरु, ठीक है, उसी तरीके से है, ठीक। अब देखते हैं 116वां, दे, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया? तो कब पारित किया? 1993 में पारित किया गया। सेबी सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में की जाती है, और इसको जो वैधानिकता दी जाती है, सांविधिक बनाया जाता है, 1992 में इसको एक्ट पास करके किया जाता है, और 1993 में सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी पारित कर दिया जाता है, ठीक है। 117वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? तो बेलीज है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, सूरीनाम नहीं है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। 118वां है, अम्ल राज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 में किस अनुपात में होता है? तो 3:1 में होता है, ठीक है, तो ये 3 होता है, ये 1 होता है, ठीक। 119वां है, आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में बढ़ोतरी होती है दोस्तों, ठीक है। 120वां है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई थी। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है? आल्हा महोबा में गाया जाता है, ढोला आगरा में, और रसिया बरसाना में गाया जाता है, ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे। 122वां है, निम्न में से कौन सा एक घटक वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण है? तो वृक्क का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब रही है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, मिलान करना है घराना और कलाकार। लखनऊ घराना से संबंधित बिंदा दिन थे, आगरा घराना से संबंधित पंडित विशंभर दिन थे, किराना घराना से सवाई गंधर्व थे, और अतरौली घराना से रत्नाकर पाई थे। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा युग में एक बेमेल है? चिलास घास बुंदेलखंड में पाई जाती है, सही है।
शंक्वाकार टीला दोस्तों आगरा में नहीं पाई जाती है, शंक्वाकार टीला बघेलखंड में पाई जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और मार मृदा झांसी में पाई जाती है। अगला है मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर सम्मेलन के आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 127वां है मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को के स्थायी परिसर की आधारशिला कहां रखी गई? द्वारका, गुजरात में रखी गई। अगला है मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से दोस्तों जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक शुरू की गई है, ठीक है। अगला है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को जयपुर में स्थापित किया गया, ठीक। अगला है 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया था? ढाका, बांग्लादेश में किया गया है। 131वां है मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? रेसेप तैयब एर्दोगन लगातार तीसरी बार बने हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला है मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी से सम्मानित किया। ये पहले प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें भी आया था ये। 135वां है मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ। तब तो ये भी कर चुके हैं पहले। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया था। तो ये गोवा के दूसरे साहित्यकार हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। 137वां है मई 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया। यह चाय कहां उगाई जाती है? तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। अगला है मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 161वां था। लेकिन 2024 की रिपोर्ट आ गई है, इसके बारे में हमने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है। शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वर्तमान में उसका स्थान भारत का 159 है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है मई 2023 में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा, जापान में किया गया। 50वें G7 शिखर का सम्मेलन 2024 आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी जर्मनी में ही तो हुआ था इसका सम्मेलन, ठीक। अगला है कौन सा सही सुमेलित है? रणनीत कौर अध्यक्ष सीसीआई के हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सही है। प्रवीण सूद निदेशक सीबीआई के हैं, सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, सही बात है। और उपरोक्त सभी इसका मिलान है, ठीक है। अगला है मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो विश्व का प्रथम देश दोस्तों कनाडा बना है, ठीक। 142वां है मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बना है। अगला है मई 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है? ये भी पहले कर चुके हैं आंसर, ललितपुर में मिली है, ठीक। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वागशीर, ठीक है। 6वीं पनडुब्बी है ये और अंतिम पनडुब्बी है। 145वां मई 2023 में जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। 146 है मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो मिग 21 पर, ठीक। 147वां है मई 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है
मई 2023 में निम्नलिखित एयरलाइंस में से कौन सी एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करके एक विमान पर वाणिज्यिक घरेलू उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन बनी है? तो बनी है एयर विस्तारा बनी है दोस्तों। ठीक है, अगला है मई 2023 में भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन एक ऑस्ट्रेलिया के सिटी ऑफ पारमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो समीर पांडे चुने गए हैं। ठीक है, अगला है 150वां क्वेश्चन है, मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए जो सब्जेक्ट से संबंधित थे उसको कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा और इसका पीडीएफ हम जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये सारा पीडीएफ है और जो मैपिंग वैपिंग का कराए हैं इसमें वो सारा भी दे देंगे। ठीक है, और दोस्तों सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।